ऑल राइट। तो हमारा संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आर्टिकल 19 में कहता है कि यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आर्टिकल 19 गिव्स यू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोलें, आप कुछ भी बोलें, ये नहीं हो सकता है। ठीक, अब ये कैसे पता चलता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगे? तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वेरियस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट, वेरियस लेजिस्लेटिव लॉज, ऑर्डर्स, रूल्स, ये सब बताते हैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है। जैसे UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, तो ये भी एक तरह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कि आप कोई गलत बात बोलोगे तो ये लॉ आपको रेस्ट्रिक्ट करता है, और अगर आप किसी कंट्री, मतलब हमारे कंट्री का इंटीग्रिटी को हर्ट करने की कोशिश करोगे, आप वायलेंस प्रमोट करने की कोशिश करोगे, देन यू विल बी पुट बिहाइंड बार। ठीक है, आपको जेल भेजा जाएगा। तो इस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं। बट क्या होता है कि जब एम्बिग्यूटी होती है लॉज में, तो एम्बिग्यूटी मतलब कि अगर लॉज में अच्छे से सब चीज़ को डिफाइन नहीं किया गया है कि टेरर एक्टिविटी क्या है, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि लॉज का मिसयूज होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम लॉ बनाना है, एग्जीक्यूटिव का काम उस लॉ को इम्प्लीमेंट कराना है और बाकी सारे काम करना है। जुडिशरी का काम होता है जस्टिस प्रोवाइड कराना और चेक एंड बैलेंस बनाए रखना। अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून पारित करता है जो कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्ट्रा वायर है, तो उसको निरस्त करती है। ठीक है, जैसे NJSC का एक हम लोग रूलिंग जानते हैं, तो उसको इनवैलिडेट कर दिया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए किया गया था। तो ये चीजें हैं, तो इसी पर्सपेक्टिव में हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ काम आएगा? हमारे पेपर 2 में काम आएगा, जहां पे ऑर्गन्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, चेक्स एंड बैलेंस का बात है। कहीं पे आर्टिकल 9 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बात है, कहीं पे ऐसा है कि डिसेंट को कर्व किया जाता है अननेसेसरली, ठीक है, किसी मतलब कि वेस्टेड इंटरेस्ट से या फिर किसी और भी वजह से, तो उसमें जेल रिफॉर्म हो या क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म हो, तो वहां पे भी इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, कि किसी को आप बिहाइंड द बार्स रखते हैं, कोई एक लॉ उस पर लगा के, UAPA लगा के, एंड दे पीपल आर नॉट गेटिंग द चांस टू बी ट्रायल्ड। ठीक है, ट्रायल नहीं होता है, बिना ट्रायल के उनको इनकैसुरेट किया जाता है, उनको जेल में रखा जाता है। तो एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा लाइन है कि बेल इज द नॉर्म, जेल इज एक्सेप्शन। नॉर्म ये है कि बेल मिलना चाहिए और जेल एक्सेप्शन है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, जेल जो है वो नॉर्म है और बेल जो है वो एक्सेप्शन है। बेल बहुत उसमें कंट्रोवर्सी है कि बेल मिलने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसी में अभी दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, नताशा नरवाल केस है ये, देवांगना कालिता है और एक आसिफ इकबाल तन्हा है। तो ये दिल्ली के यूनिवर्सिटीज़ के, अलग अलग यूनिवर्सिटी JNU के हैं और एक जामिया मिलिया के हैं। तो इनको NTCA प्रोटेस्ट और दिल्ली राइट रिलेटेड केसेस में इनके ऊपर UAPA लगाया गया था। तो उसी में दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि ये जो लॉ इन पे किया गया है, तो wanton यूज ऑफ सीरियस पीनल प्रोविजंस वुड ओनली ट्रिवियलाइज देम। ठीक है, जो सीरियस पीनल प्रोविजन है, अगर आप उसका अननेसेसरी इस्तेमाल करेंगे, अगर उसको आप इरैशनली इस्तेमाल करेंगे, देन वो आपका जो यूज है इस तरह का, वो इस लॉ को ट्रिवियलाइज कर देगा। UAPA का जो सेंसिटिविटी है, UAPA का जो डेप्थ है, उसको ये ट्रिवियलाइज कर देगा एक तरह से। ठीक है, जैसे आप समझिए कि स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, हमारे जैसे पेरेंट्स हैं। तो अगर छोटी छोटी बातों पे बहुत पिटाई लगेगी, बहुत डांट लगेगी, तो फिर क्या हो जाता है, हमें डांट सुनने की आदत हो जाती है। हम ये समझ जाते हैं कि मम्मी पापा हमें प्यार कम करते हैं, डांटते ज़्यादा हैं, बिना मतलब का भी डांट देते हैं, गुस्सा कहीं का कहीं भी निकाल देते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम समझ सकते हैं कि स्टेट भी होता है। स्टेट क्या है हमारा? एक तरह से पेरेंट है, वेलफेयर स्टेट है इंडिया में।
तो पेरेंट के जैसा ही काम करता है, बहुत सारे स्कीम्स बनाते हैं हमारे लिए, रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ना, फ्रीडम मिलती है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि कभी कभी उलझन हो जाती है पेरेंट्स में और बच्चों में, उसी तरह से स्टेट में और सिटीजन में। तो कौन बीच बचाव करता है? दादाजी बीच बचाव करते हैं, दादी बीच बचाव करती है, तो उसी तरह से जुडिशरी यहाँ पे बीच बचाव करने के लिए आता है। तो जुडिशरी का वही कहना है, दादाजी का वही कहना है ग्रैंड पेरेंट्स का कि वांटन यूज न करे इस तरह के पीनल प्रोविजंस का, ठीक है। फिर इन तीनों को बेल दे दिया गया, पिछले लगभग 1 साल से जेल में थे तो अभी बेल दिया गया है। बेल देने में क्या बोला गया ये हमें याद नहीं रखना है, बस एक समझने के लिए कि जैसे सेक्शन जो 15 है टेररिस्ट एक्ट, अब ये डिफाइंड ही नहीं है कि टेररिस्ट एक्ट क्या है। 17 में है पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड फॉर टेररिस्ट एक्ट एंड सेक्शन 18 में की पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो जो एविडेंस दिया गया था वो एविडेंस इन तीनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं और इन तीनों के बिना पे सेक्शन 43D यूएपीए का लगाया गया जिसमें कि बेल डिनाई किया जाता है, बेल नहीं मिल सकता है। तो कोर्ट का कहना है कि जब ये तीनों सेटिस्फाई नहीं हुए 15, 17, 18, देन हाउ कैन वी अप्लाई दिस वन, ठीक है। इसका मतलब कि बेल मिलना चाहिए और फिर बेल दिया गया, ठीक है, समझ गए, ये चीज है। इसके बाद चलिए अंदर के पेज में चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से डिस्कस किया गया है, सो वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस अ बिट इन डेप्थ। ओके चलिए, तो यहां बोला गया है नैरो यूएपीए एप्लीकेशन। नैरो करने का मतलब क्या है कि एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, वाइड नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि चॉकलेट मांगा और झाड़ू से मारने लगे, ये नहीं कि बोला कि मम्मी खेल के आ रहे हैं और मम्मी उठा पटक एकदम करने लगी, कहीं बाहर थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा खेलते देख लिए तो पापा एकदम उठा पटक कर दिया ग्राउंड में ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। नैरो कीजिए, गुस्सा को कंट्रोल करना है। तो उसी तरह से जो स्टेट का लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, और खासकर ऐसे सीरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे सीरियस लेजिस्लेशंस, ठीक, जिसमें कि फंडामेंटल राइट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जिसमें कि सिविल लिबर्टी इन्वॉल्व है, तो उसको आपको डिफाइन करना होगा, एग्जैक्ट बताना, ऑब्जेक्टिफाई करना होगा कि भाई टेररिज्म को हम डिफाइन करते हैं कि क्या टेरर एक्ट है, टेरर आप क्या करोगे तो वो टेरर एक्ट में आएगा। पता चला आप प्रोटेस्ट कर रहे थे और आप पे टेरर एक्ट लगा दिया जाएगा, तो क्या प्रोटेस्ट करने में और टेरर एक्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है? हम कह रहे हैं कि चलो भाई सभी औरतों को कि चलिए हम प्रोटेस्ट करते हैं बैठ के, हमें ठीक से वेज नहीं मिल रहा, इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करें उन पे टेरर एक्ट लग जाए, यूएपीए लग जाए कि भाई आप अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिर जेल चले गए, उनको बेल ही नहीं मिल रहा है। और ये तो खैर फेमस केस है, जो लोग जिनका एक्सेस होता है जुडिशरी में, जिनका एक्सेस होता है जहां तक एनजीओज और सिविल लिबर्टी राइट और ह्यूमन राइट वाले पहुंच जाते हैं तो उनके लिए लड़ लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, उन पे यूएपीए लगा के और उनको सालों जेल में रखा जाता है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। तो जुडिशरी का कहना है कि नैरो यूएपीए एप्लीकेशन, आप टेरर एक्टिविटीज को डिफाइन कीजिए, ठीक है। टेरर एक्ट और क्रिमिनल एक्ट में डिफरेंस है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, क्रिमिनल एक्ट, टेररिस्ट एक्ट, क्या ये सब चीजें एक हैं? नहीं है। तो एम्बिग्यूटी नहीं रखना है, इनको अलग अलग डिफाइन करना है। टेररिस्ट एक्ट क्या होता है? ऐसा एक्ट कि कोई एक ग्रुप या कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करता है और उसको प्रमोट करने के लिए स्टेट को सबवर्ट करता है और सिटीजन्स को डराने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। दे स्ट्राइक फियर इन द हार्ट ऑफ सिटीजन एंड दे ट्राई टू सबवर्ट द स्टेट, दैट एक्ट इज कॉल्ड टेररिस्ट एक्ट। एंड व्हाट इज क्रिमिनल एक्ट? क्रिमिनल एक्ट, एनी एक्ट which is done by any person that is against the society, ठीक है। जैसे मर्डर इज अ क्रिमिनल एक्ट, इफ यू आर मर्डरिंग समवन तो आप सोसाइटी में डर उस लेवल का नहीं फैला रहे हैं जिस लेवल का टेररिस्ट एक्ट में फैलता है कि बम ब्लास्ट करके 50 लोग को मार दिया, ठीक है। जब टेररिस्ट एक्ट होता है तो उस मार्केट में कहीं पे अगर बम ब्लास्ट हुआ तो वहां लोग अगले 1-2 महीने 3 महीने तक जाने में डरते हैं, लेकिन कहीं अगर मर्डर हो जाता है जो कि इक्वली अनफॉर्चुनेट है, लेकिन वहां पे डे टू डे एक्टिविटी फिर वैसे ही चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये लोअर लेवल का फियर क्रिएट करता है, वो क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है कि ट्रैफिक को मेंटेन करना है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप तो यहाँ पे आपको नहीं करना है, कहीं और जाके कीजिए, ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करने की चीज है। तो इस पे तो अगर सब पे यूएपीए लग जाएगा देन दैट इज वेरी मच बैड फॉर आवर डेमोक्रेसी, ठीक है। संजय दत्त के केस में कहा गया था
कि लेजिस्लेचर जो भी लॉ बनाती है, व्हेन लॉ विजिट्स अ पर्सन व्हेन विद सीरियस पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, द कोर्ट मस्ट टेक एक्स्ट्रा केयर टू इंश्योर दैट दोज टू whom the legislature did not intend to be covered by the express language of the statute are not roped in by stretching the laws. लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है उसका कोई इंटेंशन होगा, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ होगा, कोई टॉपिक आया होगा, उस पर डिस्कस करके लॉ बनाया गया होगा, उस पर वोटिंग हुई होगी, डेलिब्रेट डिस्कशन के बाद एक लॉ बन के तैयार होता है कि भाई ऐसा कोई एक्टिविटी होगा तो उसमें ये लॉ काम करेगा, उसमें रूल्स एंड ऑर्डर्स जो है एग्जीक्यूटिव अपना बनाता है। ठीक है, तो जो इंटेंशन है उससे आपको शिफ्ट नहीं करना। ये नहीं कि लॉ बनाया गया था किसी थोड़े से काम के लिए और उसको आप स्ट्रेच करके लंबा कर दिया और बाकी को भी उसके अंदर समेट लिए, नहीं। और ये कौन इंश्योर करेगा? ये तो लेजिस्लेचर ने बना दिया है। अगर एग्जीक्यूटिव लॉ को स्ट्रेच करता है तो जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए, चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, सच प्रोविजंस मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूट नैरोली। ठीक है, उसका नैरो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, मस्ट बी अप्लाइड इन जस्ट एंड फेयर वे। ऐसा नहीं कि अनफेयरली अनजस्टली अप्लाई कर रहे हैं। जो आप किसी को सजा दे रहे हैं, वही वाली बात कि चॉकलेट मांगा तो बदले में झाड़ू मिल गया। अरे चॉकलेट मांगा तो थोड़ा डांट दो, चॉकलेट के बदले अगर झाड़ू देंगे, डंडा देंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, बच्चे को चोट लग जाएगी, बच्चा अपना चाइल्डहुड का फ्रीडम नहीं एंजॉय कर पाएगा। ठीक है, तो वही चीजें हैं। तो इसमें फिर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि इंटेंट एंड पर्पट ऑफ द पार्लियामेंट इन इनैक्टिंग द यूएपीए, और जिसका कि अमेंडमेंट 2004-2008 में हुआ है, वो क्या था? वो ये था कि इंडिया को डिफेंड करना है, डिफेंस ऑफ इंडिया, नथिंग मोर एंड नथिंग लेस, डिफेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, समझिए, यूएपीए जो पास किया गया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या है, दो टर्म आता है, इंटेंट टू थ्रेटन, लाइकली टू थ्रेटन। इंटेंट तो ठीक है, लाइकली कितना ज्यादा एम्बिग्यूटी है। आप कहीं पे खड़े होकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो बोलेगा नहीं नहीं, लाइकली, यू आर लाइकली टू थ्रेटनिंग द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री एंड यू विल सबवर्ट द इंडियन डेमोक्रेसी एंड सो वी आर स्लैपिंग द यूएपी ऑन यू। तो कोर्ट का कहना है कि नो, दिस इज एम्बिग्यूअस। इंटेंट है उसको प्रूव कीजिए, वो तो चलेगा, लेकिन व्हाट इज लाइकली? ठीक है, तो ये चीजें नहीं, डिफेंस ऑफ इंडिया है, नथिंग मोर नथिंग लेस देन दैट। उसके बाद कोर्ट का कहना है कि लाइकलीहुड ऑफ थ्रेट एंड टेरर, तो आवर नेशन स्टैंड ऑन श्योर फुटिंग दैट टू बी लाइकली टू बी टेकन बाय अ प्रोटेस्ट। ठीक है, हमारा देश जो है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इतना स्ट्रांग है और इतना स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ा है, हमारे ऑर्गन्स इतने स्ट्रांग हैं, इंस्टीट्यूशंस इतने स्ट्रांग हैं कि कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, वो इसको सबवर्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। उसके बाद कोर्ट का कहना है कि पी चिदम्बरम के केस में कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है, लेंथ ऑफ सेंटेंस भी उतना ही होना चाहिए, जितना आपने गलती किया है उतनी ही आपको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जो है कैन नॉट थ्वार्ट द ग्रांट ऑफ बेल। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के हिसाब से सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन सजा तब ना जब आप इस चीज को प्रूव करोगे। तो जब किसी पे एलिगेशन लगा और प्रूव हुआ, इसके बीच में जो टाइम होता है, जो मीडिया ट्रायल चलता है और बाकी सोशल ट्रायल चलता है, तो इस वजह से बेल नहीं मिलना और ये सब चीजें होना, ये नहीं होना चाहिए। बेल मिलना चाहिए इस बीच में, अनलेस अनटिल कि कोई बहुत सीरियस ऐसा है कि देश छोड़ के भाग जाएंगे या फिर और ज़्यादा कोई नुआंस क्रिएट कर देंगे, क्योस क्रिएट कर देंगे सोसाइटी में, तो बेल मिलना चाहिए। तो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के हिसाब से सजा तो मिले, लेकिन पहले बेल भी दो और जब साबित हो जाए तो फिर उसी हिसाब से सजा भी मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, नीडलेस साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिप्रीवेशन। अब समझो कि बेल नहीं मिला, अब ये जो 3 लोगों के केस के रेफरेंस में दिल्ली हाईकोर्ट का ये आया जजमेंट, तो 1 साल से उन्हें बेल नहीं मिला था, तो ये नीडलेस साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिप्रीवेशन है ना, कि आप जेल में हैं, और खासकर इंडिया के जेल में जहां पे कि हमेशा ह्यूमन राइट का इशू उठता है, हमेशा बेसिक नेसेसिटीज का दिक्कत है वहां पे, और ड्रग अब्यूज होता है और तरह तरह के और भी अब्यूज होते हैं वहां पे। तो ऐसे केस में ये ठीक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट को भी पुल किया कि ये आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं जो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट टू प्रोटेस्ट। प्रीलिम्स से आपसे सवाल पूछा जाएगा, राइट टू प्रोटेस्ट कैसा राइट है? ठीक है, फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रोटेस्ट इज फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 के तहत। प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री एक्शंस आर लेजिटिमेट। ठीक है, अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो ये मत बोलिए कि वो एंटी नेशनल है।
ठीक है, कोई गवर्नमेंट के पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी लेजिस्लेशन को क्रिटिसाइज कर रहा है, यू कैनॉट से दैट दे आर एंटी नेशनल, दे आर एज मच नेशनल एज यू आर. द पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स मे बी डिफरेंट, और होना भी चाहिए. डाइवर्सिटी इज द ब्यूटी ऑफ दिस डेमोक्रेसी, बट इट डजंट मीन दैट इफ यू आर इन मेजोरिटी और इफ you are at powerful places, you have the resources and that you can disseminate your ideas more properly and you start saying that these people are anti-national. तो ऐसा नहीं है. अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री एक्शंस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज लेजिटिमेट. ठीक है, अगर पीसफुली कर रहे हैं, नॉन वायलेंटली कर रहे हैं, ठीक है, वायलेंस करते हैं, सबवर्ट करना चाहते हैं, तब ये आपके राइट में नहीं आता. फिर पुलिस आएगी और आपको लेके जाएगी और उसमें फिर कोई कुछ नहीं करेगा, फिर जुडिशरी, फिर आपको केस चलेगा और जो भी होना होगा. बट पीसफुली कर रहे हैं तो दिस इज योर फंडामेंटल राइट. ठीक है, लेजिटिमेट डिसेंट इज अ डिस्टिंग्विशेबल फीचर ऑफ एनी डेमोक्रेसी एंड द क्वेश्चन इज नॉट वेदर द इशू रेज्ड बाय द प्रोटेस्टर इज राइट और रॉन्ग और वेदर इट इज जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड. आप ये नहीं कर सकते कि किसान पागल हो गए हैं, ये पता नहीं क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अरे उन्हें लगता है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए, वो कर रहे हैं, आप क्यों उन्हें गाली दे रहे हो? हम क्यों उन्हें गाली दे रहे हैं? करने दो. सही होगा, गलत होगा, सरकार उनसे बात करेगी, जुडिशरी इंटरवीन करेगी. ठीक है, अब उन्हें एंटी नेशनल कह देना या उन्हें कहना कि ये सोसाइटी के लिए क्योस है, नहीं भाई, दे आर रेजिंग देयर ओन वॉइस. आपको जब दिक्कत होगी यू विल रेज योर ओन वॉइस. ठीक है, संविधान दोनों के लिए है. ये किस चीज में कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मजदूर किसान शक्ति संगठन केस में. तो अब होता क्या है, इन केसेस को याद रखना है. इस पूरे दौरान में हमको बस यही समझना है कि इन केसेस को, जो 2-3 केसेस आते हैं, उनको याद रखना है, इन केसों को कोट करना है. जहां पे डेमोक्रेसी और डिसेंट की बात होगी तो ये बात रखेंगे कि राइट और रॉन्ग से मतलब नहीं है. राइट और रॉन्ग आप जहां से खड़े होकर देख रहे हो तो आपको 6 दिख रहा है, कोई और देख रहा है उसको 9 दिख रहा है ना. तो वो चीज है. तो राइट और रॉन्ग तो छोड़ दो, पहले तो लेजिटिमेट डिसेंट का राइट है, मुझे उस राइट को एक्सरसाइज करने दो. और ये चीज है फिर डेलिब्रेशन में है कि भाई कोर्ट देखेगा, कोई एक्सपर्ट पैनल देखेगा, कोई ग्रुप देखेगा, वो देख के अपना बात करेगा. ठीक है, और कोर्ट का कहना है कि डेमोन्स्ट्रेशन में टेक वेरियस फॉर्म्स, इट मे बी नॉइजी इवन वायलेंट. ठीक है, तो परमिसेबल लिमिट के अंदर रहना चाहिए. ठीक है, पावर टू रेगुलेट इंक्लूडिंग प्रोहिबिट सच प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन सरकार के पास है, जो परमिसेबल लिमिट है, लेकिन नॉन वायलेंट है तो उसको आप अननेसेसरली उसको आप बंद ना करें. ठीक है, कहीं पे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक क्योस क्रिएट हो रहा है, लोगों को आने जाने में समस्या है, तो ठीक है, आप उनका वेन्यू शिफ्ट करा दीजिए. ठीक है, बट यू कैनॉट क्लोज ऑल स्ट्रीट और ओपन एरियाज, कि आपको करने ही नहीं देंगे. दिस विल बी डिफीटिंग द फंडामेंटल राइट दैट flows from Article 19 Clause 1 subsection A and Article 19 Clause 1 subsection B of Indian Constitution. ठीक है, तो आप सब चीज़ों को बंद नहीं कर सकते हैं. तो राइट टू प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है. ठीक है, ये था इसका डिस्कशन पूरा फ्रंट पेज का और पेज नंबर 2 का. इसके अलावा एक छोटा सा आर्टिकल है जो मेन आर्टिकल वाले पेज में था, लेट मी डिस्कस दैट ऑल्सो. उसमें एक और थोड़ा सा केस है बस, और कुछ खास उसमें ऐसा नहीं है कि सी हियर अगेन सेम थिंग विल बी रिपीटेड, बट अनीता ठाकुर केस, फंडामेंटल राइट फ्लोइंग फॉर आर्टिकल 19(1) क्या? राइट टू प्रोटेस्ट. तो अगर प्रीलिम से पूछा जाए, जो किस तरह का सवाल पूछा जाता है कि राइट टू वोट क्या है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, तो अनीता ठाकुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज फंडामेंटल राइट फ्लोइंग फ्रॉम वेयर? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सबसेक्शन बी. ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, जहाँ पे आप लिखना चाहते हो आप इसको लिख सकते हो. ठीक है, एंड ये आर्टिकल है, इसको पढ़ लेना. वही सेम चीज़ रिपीटेड है इसमें, तो कुछ खास है नहीं, मतलब खास है बट द सेम मटेरियल हैज़ बीन रिपीटेड हियर. तो दिस वाज इट. कैसा लगा प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.